दोस्तों, मुझे एक बात नहीं समझ में आता है कि आप स्टोरी सुनते हैं लेकिन लाइक क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको एक लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, इसलिए आप एक लाइक कर दिया करो। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और यदि आपको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो आप पॉडकास्ट टाइम प्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहती हैं। एक वक्त था जब लोगों को ये लगता था कि ये दुनिया गोल नहीं बल्कि फ्लैट यानी कि सपाट है, और लोगों के पास ऐसा सोचने के उनके अपने बेतुके से कारण भी थे। इतिहास की किताबों में न जाने ऐसे कितने इंसिडेंट्स हैं जो इस अजीब और गरीब विश्वास से जुड़े हुए हैं। फिर एक वक्त आया जो था सन 1450 का, जब इतिहास एक बहुत ही बड़ी घटना का गवाह बना, और उसी घटना के बाद जन्म हुआ एज ऑफ एक्सप्लोरेशन का। सन 1453 में एक ऐसी घटना घटी जिसने दुनिया भर के लोगों, खासकर यूरोप के देशों को स्पाइसेस जैसे कि काली मिर्च, दालचीनी, इलायची और चाय, सिल्क, कॉटन जैसी चीजों की तलाश करने पर मजबूर कर दिया। और इसी कमी ने लोगों को समुद्र के रास्ते से दुनिया का चक्कर लगाने का उद्देश्य दिया। और ये घटना थी कॉन्स्टेंटिनोपल पर ऑटोमन टर्क्स द्वारा किए गए कब्जे की। यह वक्त तब का है जब ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान महमद ने फाइनली कॉन्स्टेंटिनोपल को अपने कब्जे में लेने का निर्णय कर लिया था, और वो अपनी सेना के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल की सीमा के बाहर तैनात थे। वजीर, हम तुम्हें बता नहीं सकते कि हमारे हाथ किस कदर बेचैन है कॉन्स्टेंटीन की गर्दन को पकड़ने के लिए। सुल्तान की बेचैनी का अंदाजा वजीर को बखूबी है। नहीं वजीर, तुम नहीं समझोगे। गुस्ताखी माफ सुल्तान, पर अगर आप बुरा न माने तो एक बात पूछूं? पूछो वजीर। पर कॉन्स्टेंटिनोपल जब समझौता करना चाहता है और उसने तोहफे और उपहार भी भिजवाए हैं, तो फिर भी जंग करने की वजह जान सकता हूं सुल्तान? जंग जरूरी है वजीर। ये जो दीवारें इस रियासत को घेर कर बनी हुई है, इसे तोड़े बिना मुझे सुकून नहीं मिलेगा। गुस्ताखी माफ सुल्तान, पर वजीर सुल्तान की आंखों में जो जिद देख रहा है वो गद्दी की है या बदले की? दोनों वजीर, दोनों। भले ही हम 6 दफा नाकामयाब रहे हों, पर इस बार नहीं। इस बार यह साम्राज्य हमारा होगा। सुल्तान बनने के बाद मेरी एकलौती आरजू यही रही है, बाइजेंटीन एम्पायर पर कब्जा करना। समझ गया सुल्तान। तोपों को तैयार रखो वजीर। चारों तरफ से तोपों से लगातार हमले होते रहने चाहिए, और ये हमले तभी रुकेंगे जब हम इस दीवार को तोड़ चुके होंगे। ठीक है सुल्तान, पर मेरे हिसाब से इस वक्त बाइजेंटीन की सेना में करीब 10,000 सैनिक हैं। वो चाहकर भी हमारी लाखों की फौज का सामना नहीं कर सकते हैं। बात सिर्फ उसे हराने की नहीं है वजीर, उस कॉन्स्टेंटीन के अंदर मैं खौफ देखना चाहता हूं। खौफ। वजीर, सारे जानेसारों को रुमेली हिसारी किले पर पहुंचाकर हमले की तैयारी करने को कहो। जी सुल्तान, ऐसा ही होगा। सुल्तान महमद, जो कि सिर्फ 19 वर्ष में दूसरी दफा सुल्तान की गद्दी संभाल रहे थे, उनका एकमात्र लक्ष्य था बाइजेंटाइन एम्पायर का खात्मा। सुल्तान बनते ही महमद ने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। महमद जानता था कि इस वक्त कॉन्स्टेंटिनोपल को बचाने कोई नहीं आने वाला था, ना ही अंग्रेज और ना ही फ्रेंच सेना। महमद की सेना अब तक बाइजेंटाइन एम्पायर के बाहरी इलाकों पर अपना कब्जा जमा चुकी थी। कॉन्स्टेंटिनोपल चारों ओर से एक ऐसी दीवार से घिरा था जिसे पूरे यूरोप में सबसे दमदार माना जाता था। जमीनी इलाके में फैली वहां की दोहरी दीवारों को भेदना कोई बच्चों का खेल नहीं था। महमद का प्लान यह था कि शहर को चारों ओर से घेर कर उस पर तोप के गोले बरसाए जाए, और वो वैसे ही करने वाला था। कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे आज के समय में इस्तांबुल के नाम से जाना जाता है, बाइजेंटाइन एम्पायर का कैपिटल हुआ करता था, जिसकी स्थापना किंग कॉन्स्टेंटीन द फर्स्ट ने की थी। इस वक्त वहां के राजा थे कॉन्स्टेंटीन 11th,
जो अपने लोगों को राज दरबार में एड्रेस कर रहे थे। साइलेंस! मैं जानता हूं कि जंग की इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे होंगे। मैं यहां मौजूद लोगों के चेहरों को देखकर यह बात आराम से बता सकता हूं, पर एक बात याद रखें साथियों, दुश्मन को हराने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। भले ही बाकी यूरोपियन देशों ने हमारे लिए मदद के हाथ न बढ़ाए हों, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जंग ही हमारा आखिरी ऑप्शन है तो हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। योर हाइनेस। कमांडर बोलो, क्या बात है? जिनोवा से जनरल जियोवानी अपनी सेना के साथ आए हैं। क्या? जिनोवा से? यस योर हाइनेस। उन्हें कोर्ट में बुलाया जाए। जैसा आप चाहें। जनरल। ग्लोरी टू योर हाइनेस। जनरल जियोवानी और उसके 1000 आर्ममेंट की सेना आपके सामने हाजिर है। जनरल जियोवानी, इस मुश्किल वक्त में आपने बाइजेंटाइन का साथ दिया है। We won't forget this. हमें आपकी मदद करके खुशी होगी योर हाइनेस। कमांडर, जनरल के साथ मिलकर सारी फोर्सेस को तैयार करो, वक्त आ चुका है। श्योर योर हाइनेस। जंग शुरू हो चुकी थी। चारों ओर सिर्फ बारूद का धुआं और टकराती तलवारों की आवाज ही सुनने को मिल रही थी। जंग के 53वें दिन आखिरकार ऑटोमन्स ने अपने 1 लाख सैनिकों, 69 तोपों और 126 जहाजों की मदद से बाइजेंटाइन एम्पायर की उस दीवार को तोड़ दिया जिसे यूरोपियंस अनब्रेकेबल मानते थे। योर हाइनेस, बहुत बुरी खबर है। क्या बात है कमांडर, क्या हुआ? ऑटोमन्स ने दक्षिण की दीवार को तोड़ दिया है और जनरल जियोवानी। क्या हुआ कमांडर, बोलो भी। जनरल शहीद हो गए योर हाइनेस। उन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कमांडर? हिम्मत रखिए योर हाइनेस। अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे हम? फिलहाल तो मुझे लगता है कि हमें जंग को जारी रखना चाहिए। यस कमांडर, मैं भी आखिरी दम तक अपने मुल्क और उसके लोगों के लिए लड़ूंगा। आप कहां जा रहे हैं? ये दीवार पर क्यों चढ़ रहे हैं? ऑटोमन्स को सबक सिखाने के लिए जा रहा हूं मैं। उनका ये जानना जरूरी है कि कॉन्स्टेंटिनोपल किसी की जागीर नहीं है। ये क्या? योर हाइनेस तो खुद चले गए हैं मैदान में जंग लड़ने, पर मुझे नहीं लगता अब ऑटोमन से हमारे राज्य को कोई बचा सकता है। अब तो बस ये देखना है कि उन्हें कब्जा करने में वक्त कितना लगता है। और तो और हमारे राज्य के लोग भी दहशत में बाइजेंटाइन छोड़कर भाग रहे हैं। अब तो बस ये देखना है कि ऑटोमन्स मुझे कैसी मौत देते हैं। जंग तो वो जीत ही चुके हैं। जियोवानी के शहीद होने की खबर सुनते ही किंग कॉन्स्टेंटीन खुद जंग के मैदान में उतर गए, जिसके बाद उनकी कोई खबर नहीं मिली। थोड़ी देर बाद ऑटोमन्स ने यह ऐलान कर दिया कि बाइजेंटाइन पर उनका कब्जा हो चुका था, और ये कर दिखाया था एक 19 साल के सुल्तान ने, सुल्तान महमद, जिसके सुल्तान बनने पर कईयों ने एतराज जताया था। उसने बाइजेंटाइन एम्पायर पर अपनी धाक जमाकर पूरी दुनिया को अपनी कुशलता और बुद्धिमानी का सबूत दे दिया था। महमद के राज में आने वाले वक्त में कॉन्स्टेंटिनोपल खुद को इतना मुकम्मल बनाने वाला था जितना कभी किसी ने सोचा नहीं था, क्योंकि सुल्तान बनते ही महमद का पहला लक्ष्य यही था कि उसे एक दिन कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑटोमन एम्पायर का कैपिटल बनाना है। खामोश मेरे बहादुर जानिसारों और दीवाने खास के मेरे दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको जीत मुबारक।
मैं बता नहीं सकता मुझे कितनी खुशी मिल रही है इस वक्त। बाइजेंटाइन रियासत की इस गद्दी पर बैठने का ख्वाब मैंने बहुत पहले देख लिया था और आज हम ऑटोमन्स ने उसे पूरा भी कर दिखाया है। पर ध्यान रहे, जंग सिर्फ मैदान तक नहीं होती। अगर हमें सच में अपनी हुकूमत कायम करनी है तो हमें इस रियासत पर अपनी सियासत को लागू करना होगा। हमारे कायदे कानून से लोगों को वाकिफ कराना होगा और यह भी देखना होगा कि हुक्म को माना जाए। वजीर। जी हुजूर। हमारा मकसद है कॉन्स्टेंटिनोपल को ऑटोमन एम्पायर की राजधानी बनाने का, पर यह काम उतना ही मुश्किल है जितना जंग को जीतना था। वजीर आजम, क्या आप इस पर अपनी कुछ राय देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ मौजूद सारे ओटोमन्स को जीत की मुबारकबाद देना चाहूंगा। बिल्कुल सुल्तान, मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मुझे भी लगता है कि ये बेहद जरूरी है कि हम अपने कायदे कानून जितनी जल्दी हो सके इस रियासत पर लागू करें। इस वक्त आपके हिसाब से सबसे पहला कदम हमें क्या उठाना चाहिए? सुल्तान, मुझे तो फिलहाल सबसे जरूरी जो चीज दिख रही है वो यही है कि इस वक्त ये हुकूमत टुकड़ों में बटी हुई है। हर कस्बा, हर गांव कहने को तो इस रियासत का हिस्सा है, लेकिन वो अपने हिसाब से कायदे कानून बनाते हैं और उनका पालन करते हैं। ये ख्याल मेरे दिमाग में भी आया है और जहां तक मैं सोच पा रहा हूं, इस परेशानी को खत्म करने के लिए हमें सबसे पहले एक मजबूत केंद्र बनाना होगा। जी सुल्तान, इस वक्त जितने भी गांव और कबीले हैं वो सब जो लगान देते हैं वो कितना देना है ये तय नहीं होता है और इसी वजह से सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि बीच के साहूकार और दलाल पैसे का गबन कर जाते हैं, जिस वजह से कभी भी शाही खजानों में पूरा का पूरा लगान नहीं आ पाता है। ये बेशक एक बहुत गहरी मुसीबत है। हमें कर से जुड़े कानून बनाने होंगे और एक पुख्ता रकम तय करनी होगी और इसका पालन भी तभी होगा जब हम एक मजबूत केंद्र बनाएंगे जो ये निगरानी रखेगा कि लोग बराबर अपना लगान चुका रहे हैं या नहीं। हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। सारे इलाकों में खबर करवा दो कि अब से सारा लगान से जुड़ा कारोबार एक मरकज यानी केंद्र से देखा जाएगा और सभी को इस कानून को मानना होगा। और सुल्तान, जब हम केंद्र बना रहे हैं तो उसके साथ हमें लगान वसूलने के लिए भी किसी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। जिम्मेदारी सौंपने से तुम्हारा क्या मतलब है वजीर? सुल्तान, हमें एक कड़ी बनानी होगी मंत्रियों की। कड़ी मतलब? हाँ सुल्तान, कुछ वैसा ही। जब कुछ काबिल मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी सौंप देंगे तब मुझे लगता है कि हम पूरी तरह से सारे निजाम को चला सकते हैं। हम तुम्हारी बात से सहमत हैं वजीर। अगर किसी को कुछ और कहना है तो अपने हाथ उठाए। तो ठीक है, हम ऐलान करते हैं कि आज से इस रियासत में एक नए कानून का निजाम होगा जिसके तहत सारे कस्बों और कबीलों को यह हुक्म दिया जाएगा कि हर जगह अब एक तरह का लगान लिया जाएगा जो हम तय करेंगे और ये सारा लगान इकट्ठा करके दरबार में लाया जाएगा। जी सुल्तान। और साथ ही साथ हम खुद एक मंत्रिमंडल बनाएंगे इसमें हम दरबार के कुछ खास लोगों को इस निजाम को बेहतर और ईमानदार तरीके से चलाने की जिम्मेदारी सौंपेंगे। जो हुक्म सुल्तान। राज्य के कोने कोने में हमारा ये फरमान जारी किया जाए और हमारे हुक्म की तामील हो। जैसा आप कहें सुल्तान। देखते ही देखते कॉन्स्टेंटिनोपल में ऑटोमन्स के बनाए हुए कायदे और कानून लागू होने लगे और इससे वहां के हालात में काफी सुधार भी आया। सुल्तान महमद ने वैसा ही किया जैसा उन्होंने कहा था। उन्होंने ऑटोमन एम्पायर में सेंट्रलाइजेशन लागू करवाना शुरू कर दिया। महमद ने एक ब्यूरोक्रेट सिस्टम की भी शुरुआत की जिसके लिए उसने अपने कोर्ट से भी लोगों को चुनकर उन्हें सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी और देखते ही देखते कुछ सालों में उसका कॉन्स्टेंटिनोपल को लेकर जो सपना था वो धीरे धीरे साकार होता दिख रहा था। सुल्तान की खिदमत में वजीर का सलाम। बोलो वजीर, क्या काम है? हुजूर, वजीर आपको आज मुबारकबाद देने आया है। मुबारकबाद?
किस बात की मुबारकबाद? सुल्तान, आखिरकार अब जाकर हम कॉन्स्टेंटिनोपल के हालात बदलने में कामयाब होते दिख रहे हैं। हम जानते हैं वजीर, हम जानते हैं। हुजूर, मरकज यानी केंद्रीय निजाम बनाने का फैसला काफी बेहतरीन साबित हो रहा है। और तो और काफी नए कबीले भी हैं जो कॉन्स्टेंटिनोपल में अपना वजूद कायम कर रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मरकज और मंत्रियों की कड़ी आने के बाद कानून का पालन अच्छी तरह से हो पा रहा है। राज्य में अब सुकून है, लोग शांति से अपना व्यापार कर पा रहे हैं। हमारे ओटोमन साम्राज्य के सुनहरे इतिहास में अब कॉन्स्टेंटिनोपल भी अपनी भागीदारी देने को बखूबी रूप से तैयार है। सुल्तान वजीर, ये हमारी असल मायनों की जीत हुई है। यूं तो हम इस तख्त पर काफी वक्त से बैठे हैं, पर आज जाकर हमें वो आराम महसूस हो रहा है जिसके लिए हमारा मन कब से बेचैन था। जी सुल्तान, बिल्कुल। यूरोप में 15th सेंचुरी खोज का दौर था। हर तरफ एक्सप्लोरेशन और नई नई डिस्कवरी की बातें हो रही थी। पूरे यूरोप में जितने भी राजा थे वो सब उस वक्त नए ट्रेड रूट्स ढूंढ निकालने के लिए काफी ज्यादा बेचैन थे। यही वजह थी कि उस वक्त वो लोग साइंटिफिक एडवांसमेंट और एक्सप्लोरेशन को काफी बढ़ावा दे रहे थे। एज ऑफ एक्सप्लोरेशन धीरे धीरे अपना सर उठा रहा था और इसी के साथ सभी लोगों में इस दुनिया के बारे में और जानकारी हासिल करने की भूख भी बढ़ती जा रही थी। वहीं फ्लोरेंस की यूनिवर्सिटी में एक सीनियर प्रोफेसर लेक्चर दे रहे थे। अटेंशन बॉयज। वेल, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज काफी लोग आए हैं, सो ये अच्छी बात है। और वैसे भी आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसा डिस्कस करने जा रहा हूं जो सच में काफी इंटरेस्टिंग है। एक बड़ी ही दिलचस्प बात आजकल सामने आ रही है और हो सकता है कि आप में से बहुत लोगों ने ये पहले भी सुन रखी होगी। वो आजकल लोग कह रहे हैं कि ये जो धरती है जिस पर हम रहते हैं वो गोल है। साइलेंस, साइलेंस। और क्या आप जानते हैं अगर ये बात कभी साबित भी हुई तो वो कैसे होगी? क्या कोई मुझे बता सकता है? एनीवन? चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। सी वॉयजेस। यस, आप माने या ना माने, पर सी वॉयजेस इंसानी सभ्यता और मैनकाइंड के रूट से जुड़ी हुई हैं। ये वॉयजेस कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये तो उतनी ही पुरानी है जितना कि इस धरती पर हमारा अस्तित्व। इजिप्शियंस समुद्री एक्सपीडिशंस के लिए जाने जाते थे। गहरे और दूर दूर तक फैले समुद्र में भी बिल्कुल सटीक नेविगेशन करने की कला उनसे बेहतर कोई नहीं जानता था। एक्सक्यूज मी सर, सर अभी आपने कहा कि इजिप्शियंस ऐसे एक्सपीडिशंस के लिए जाने जाते हैं, तो क्या आप ऐसे किसी एक्सपीडिशन का एग्जाम्पल दे सकते हैं? वेल, अगर आप मिसाल के तौर पर बात करें तो इजिप्शियंस की काफी मशहूर वॉयजेस हैं, जैसे कि इजिप्ट की रानी हटशेपुट का रेड सी के पास पुंत लैंड, जिसे इजिप्शियंस गॉड्स लैंड भी कहते हैं, वहां तक किया हुआ वॉयज। करीब 1493 बीसी की बात होगी जब रानी ने पुंत की जमीन ढूंढ निकाली जो कि अफ्रीका में थी। और इस वॉयज को अंजाम देने के पीछे वजह थी वहां के मसाले, गोल्ड और इंसेंस वगैरह वगैरह वगैरह। इंटरेस्टिंग। और ये एक लौता ऐसा वॉयज नहीं है। जिस समय इजिप्ट पर फेरो तुतमोसे III का राज था, उस समय इजिप्शियंस ने ब्लैक सी और एजियन सी के पास ग्रीक आइलैंड्स तक एक समुद्री वॉयज की थी। दरअसल सिर्फ एक ही नहीं, वो लोग उस आइलैंड पर काफी बार गए, जस्ट टू बिल्ड अप ट्रेड रिलेशंस विद दोस पीपल। इजिप्शियंस ने ईस्टर्न मेडिटेरेनियन तक का सफर भी तय किया हुआ है। वो लोग वहां पर रिसोर्सेज की तलाश में गए थे, जैसे कि मेटल्स या फिर टिम्बर, और वो लोग ऐसा करके वहां के लोकल लोगों के साथ अपने रिलेशंस भी अच्छा करना चाहते थे। सर ये तो इजिप्शियंस की बात हो गई, पर व्हाट अबाउट यूरोपियंस? उन्होंने कभी कोई सी वॉयज नहीं किया है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। यूरोपियंस ने भी सी वॉयजेस की हैं। इवन जो नॉर्समैन थे वो असल में समुद्री लुटेरे थे जिन्हें वाइकिंग्स कहा जाता है, और वो साउथ तक जाने के लिए बाल्टिक सी और नॉर्वेजियन सी का इस्तेमाल करते थे। उन्होंने ट्रेड के लिए पूरा यूरोप नदियों और समुद्रों के रास्ते ही एक्सप्लोर किया था। और सिर्फ ट्रेड ही नहीं, बल्कि उन्होंने ऐसा कॉलोनाइजेशन और कॉन्क्वेस्ट के लिए भी किया था। वाइकिंग्स ने आज से 500 साल पहले सनस्टोन इन्वेंट किया था, जो आज भी हमारे सेलर्स इस्तेमाल करते हैं।
एक्चुअली इन सनस्टोन्स की मदद से वो सूरज से पड़ने वाली शैडो को स्टडी करके नॉर्थ डायरेक्शन का पता लगाते हैं और फॉग हो, बादल हो या सनशाइन हो, किसी भी मौसम में सटीक दिशा का पता लगा पाते हैं। वाइकिंग्स ने अराउंड 860 एडी यानी कि आज से लगभग 600 साल पहले ब्रिटेन पर पानी के रास्ते हमला किया था और उसके बाद करीबन 300 साल तक ब्रिटेन पे वाइकिंग्स का ही राज था। और यही कुछ 500 साल पहले लीफ एरिक्सन, जो कि एक वाइकिंग थे, उन्होंने लॉन्ग बोट्स का इस्तेमाल करके न्यू फाउंडलैंड की भी खोज की थी। ओह वाओ, मुझे तो आइडिया ही नहीं था इन सारे वॉयेजेस और एक्सप्लोरेशंस के बारे में। दीज आर रियली वेरी इंटरेस्टिंग। क्या तुम्हें पता है कि अभी रिसेंटली पोर्चुगीज ने भी अपने सेलिंग क्रू भेजे हैं समुद्र में? पर क्यों? वो ढूंढना क्या चाहते हैं? वही तो देखना है कि वो क्या ढूंढ कर आते हैं। पूरी दुनिया को इसी बात की बेचैनी है। प्रोफेसर की क्लास से दूर इधर जेनोवा में वहां के राजा परेशान अपने दरबार में बैठे थे और उनकी परेशानी का कारण था सिल्क रूट के बंद होने से ट्रेड में हो रहा नुकसान। राजा अपने एडवाइजर से इस बारे में सलाह मशवरा कर रहे थे। योर हाइनेस, हालत खराब होती जा रही है। हर दिन नुकसान दोगुना होता जा रहा है। इन ऑटोमन्स ने हमारी नस को दबोच लिया है। उस रूट का बंद होना जिनीवा की ट्रेड पर काफी भारी पड़ रहा है। ग्लोरी टू योर हाइनेस। बोलो, क्या खबर लाए हो? योर हाइनेस, हमें अभी अभी पता चला है कि पोर्चुगीज ने समुद्री एक्सपेडिशंस के लिए बार्थोलोमियो डियास और उनकी टीम को भेजा था और उन लोगों ने साउथ अफ्रीका के निचले भाग में एक पोर्ट की खोज की है जिसे वो केप ऑफ गुड होप कहते हैं। और इसी के साथ उन लोगों ने ईस्ट से होकर इंडिया पहुंचने वाले समुद्री रास्तों को भी बंद कर दिया है। ओह, ये सब आखिर हो क्या रहा है? योर हाइनेस, अगर आप बुरा न माने तो मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगा। हाँ प्लीज, कुछ फायदे की बात बताओ। दूसरे राज्यों और उनके कारनामों के बारे में अब मैं और नहीं सुन सकता। योर हाइनेस, मुझे लगता है अब वक्त आ चुका है कि जिनोवा भी अपनी मरीन टेक्नोलॉजी को और अच्छा बनाने की ओर कदम बढ़ाए। हमें अपने साइंटिस्ट्स और नेविगेटर्स को काम पर लगा देना चाहिए और उनसे कहना चाहिए कि नेविगेशन टेक्नोलॉजी को थोड़े और रिफाइंड तरीके से स्टडी करें। हमें कार्टोग्राफी और एस्ट्रोनॉमी जैसी टेक्निक्स के बारे में और बेहतर तरीके से जानने की जरूरत है। तुम कह तो ठीक रहे हो। यूरोपियन कंट्रीज का एक्सपेडिशन और एक्सप्लोरेशन की ओर ध्यान बढ़ता जा रहा है और उनका इन चीजों में दिलचस्पी लेना हमारे लिए दिक्कत खड़ी कर सकता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब यूरोप के बाकी देश यदि आप इस कहानी को किसी यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पर सुन रहे हैं तो कृपया ध्यान दें कि यह कहानी हम ऐसा पॉडकास्ट नहीं टाइम होने प्रो दे चैनल सकते। द्वारा अपलोड की गई है। हमें भी ये जरूरी कदम जितना जल्दी हो सके उठाना होगा। हाँ, बिल्कुल योर हाइनेस। चारों तरफ एक्सप्लोरेशन और एक्सपेंशन की एक लहर दौड़ चुकी थी और पोर्चुगल उसका हब बन चुका था। उधर किंग जॉन II के लोगों ने एक ऐसा सी रूट खोज निकाला था जो कि साउथ अफ्रीका के निचले कोने तक जाता था और मुमकिन था कि फ्यूचर में वही रूट इंडिया तक पहुंचाएगा। वहीं पोर्चुगल ने अपने जिस स्क्वाड को समुद्र के एक्सपीडिशन के लिए भेजा था वो लोग अब वापस आ चुके थे और हर तरफ जश्न का माहौल था और एक्सपीडिशन को लीड करने वाले डियास पोर्चुगल के राज दरबार में थे, जहां पोर्चुगल के राजा और बाकी के लोग उन सभी वॉयजर्स का पूरे जोशो खरोश के साथ स्वागत कर रहे थे। आज हमारा दस्ता समुद्र के एक लंबे और कामयाब सफर के बाद वापस लौटा है और हमें इस बात की बेहद खुशी है। तो साथियों, ये जाम डियास और उसकी बहादुरी के नाम। थैंक यू सो मच आप सभी का। लेकिन योर हाइनेस, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कहना चाहूंगा। बोलो डियास, आज तुम्हारा दिन है। जो जी में आए खुलकर बोलो।
बेझिझक बोलो। शुक्रिया योर हाइनेस। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा ये वॉयज हम कभी पूरा नहीं कर पाते अगर हमारे पास मार्टिन और उसकी बनाई हुई ये मशीन ना होती। मार्टिन की बनाई हुई मशीन? जी योर हाइनेस, मार्टिन ने ही वो कमाल की मशीन बनाई थी जिसकी मदद से हम किसी भी जगह का लैटिट्यूड पता कर सकते थे सिर्फ सूरज या तारों की पोजीशन देखकर। और इस मशीन के कारण ही आज मैं और मेरा पूरा क्रू आपके सामने सही सलामत खड़े हैं। आप लोगों ने जो भी किया उसने आप सभी की बहादुरी का सबूत दिया है। आपके कारनामे के किस्से सिर्फ पोर्चुगल के लोग नहीं बल्कि दुनिया भर में लोग याद रखेंगे। शुक्रिया योर हाइनेस, मैं खुश हूं कि अपने देश के काम आ सका। आप अपने इस वोयाज के बारे में हम सबको थोड़ा और बताइए। आई एम श्योर कि यहाँ मौजूद हर इंसान जानना चाहता है। वेल, मैं ये कहूंगा कि हमारे इस सफर में मेरी टीम की डिटर्मिनेशन ने काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। बेशक। हम जब पोर्चुगल से निकले थे हमने उसी वक्त तय कर लिया था कि हमें किसी भी हालत में इंडिया तक पहुंचने वाली सी रूट ढूंढनी है। हमने अपने सफर की शुरुआत लिस्बन से की। उसके बाद ना जाने कितनी ही रातें हमने समंदर की गोदी में गुजारी। उस विशाल सागर ने हमें अनेकों तरह से परखने की कोशिश की, लेकिन समंदर की ऊंची ऊंची लहरें भी हमारे हौसले को नहीं हिला पाई। और उन लहरों के बीच हमें जमीनी इलाका दिखा जिससे हमें ये उम्मीद मिली कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। और उस जगह को हमने द केप ऑफ गुड होप नाम दिया। मैं मेरी और मेरी टीम की ये जीत हमारे देश और इस देश के महान राजा को डेडिकेट करता हूं। इन एक्सप्लोरेशंस ने यूरोप के बाकी के लोगों, खासकर नौजवानों के बीच एक रेवोल्यूशन की लहर को जन्म दे दिया था और लोग अपने देश की मदद करना चाहते थे। हर शख्स इसी उम्मीद में था कि वो इंडीज तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता खोज निकालेगा। जहां एक तरफ पोर्चुगल में ये जश्न चल रहा था, तो वहां से कुछ दूर स्पेन के एक डॉक पर कुछ नौजवान आपस में बातें कर रहे थे। अरे, तुमने वो पोर्चुगल वालों के बारे में सुना? उन्होंने समंदर में केप ऑफ गुड होप नाम की एक जगह ढूंढ निकाली है। हाँ, सुना है मैंने। वैसे ये बात तो है, समंदर के दिल में न जाने कितने ही ऐसे राज छुपे हैं जिनका धरती वालों को पता ही नहीं है। बात तो सही है, पर अगर सच्ची मशक्कत की जाए तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। तुम्हें पता है, मैं एक बार सिल्क रूट गया हूँ स्पाइसेस और सिल्क लाने, और उस सफर पर मुझे एक बड़े ही बहादुर इंसान के बारे में पता चला था। अच्छा, तुम किसकी बात कर रहे हो? जैंग ही नाम था उसका। हाँ, मैं जानता हूँ इनके बारे में। दरअसल जैंग ही जो चाइना से थे, उनका नाम दुनिया के महान मैरिनर्स में गिना जाता है। इन्होंने अपने लाइफ टाइम में बहुत सारी सी वॉयजेस करी हैं। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, मिडिल ईस्ट, ईस्टर्न अफ्रीका और इंडिया में भी। तुम्हें तो बड़ी जानकारी है उनके बारे में। अरे हो भी क्यों ना, जैंग ही कोई आम शख्सियत नहीं थे। उन्होंने एक साधारण से पावरलेस आदमी होने से लेकर एक बहादुर कमांडर बनने तक का सफर तय किया था। उस इंसान ने सही मायनों में पूरी दुनिया को अपनी बहादुरी और डिटर्मिनेशन से अपने आगे झुकने पर मजबूर कर दिया था। मेरे जैसे कितने ही लोगों के वो आइडल हैं, आइडल। उन्होंने सी एक्सपीडिशंस की दुनिया में एक अलग छाप छोड़ी है। तुम्हारी बातों से सच में लगता है कि तुम उनसे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो। अरे क्यों ना हो, आखिर उन जैसी महान शख्सियत होती ही कितनी है इस दुनिया में। जैंग ही ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि न जाने कितनी जगह अब भी है इस दुनिया में जहां इंसानी कदम नहीं पड़े हैं, बिल्कुल अनटच्ड। कितने सीक्रेट्स होल्ड करके रखे होंगे उन जगहों ने। अरे निराश मत हो, कभी ना कभी कोई तो ऐसा शख्स आएगा जो सी एक्सपेडिशंस में और भी ज्यादा नाम कमाएगा। वो इंसान को वहां तक ले जाएगा जहां जाने की इंसानों ने अभी तक सोची भी नहीं है। वो पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा। किसी और के करने का इंतजार क्यों करना, मैं करूंगा ऐसा। मैं ढूंढूंगा वो जगह है। तुम खुद को जैंग ही समझते हो क्या? अब आप कौन है? माफ करना, मैं वहां खड़ा तुम दोनों की बातें सुन रहा था। और नौजवान, मैं तुम्हारे हौसले की दाद देना चाहता हूँ। थैंक यू, पर मैं सच में ये करना चाहता हूँ। मेरा विश्वास है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं इंडीज जाकर मसालों का ट्रेड वापस शुरू कर सकता हूँ।
वो भी समुंदर के सहारे। हाँ, क्यों नहीं? वेल, अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा कर सकते हो तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम्हें अगर सच में ऐसे किसी मौके की तलाश है तो एक इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। कौन? स्पेन के राजा फर्डिनेंड। तुम्हें उनके पास जाकर अपनी बातें कहनी चाहिए और मुझे पूरा यकीन है कि अगर उन्हें भी तुम पर और तुम्हारे हौसले पर भरोसा आ गया तो वो जरूर तुम्हें समंदर में उतरने का मौका देंगे। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं बिल्कुल जाऊंगा और मिलूंगा उनसे। जरूर। शुक्रिया बताने का। फिलहाल मैं चलता हूँ, स्पेन के सफर की तैयारी भी तो करनी है। हाँ जरूर, पर जाते जाते अपना नाम तो बता दो। कोलंबस, क्रिस्टोफर कोलंबस। और उनका क्रू 3 महीनों तक समुद्र की यात्रा करते रहे। वो लोग काफी वक्त से किसी जमीन के आसपास भी नहीं पहुंचे थे और उनके पास अब खाने की कमी हो चुकी थी। बचा कुचा खाना सिर्फ कुछ ही दिनों तक और चल सकता था। ये बात जानकर दियास ने वास्को ड गामा से कहकर जहाज की कप्तानी अपने हाथों में ली और वो पूरे क्रू को लेकर एक ईस्टवर्ड रूट लेते हुए केप ऑफ गुड होप, जो कि सदर्न अफ्रीका के टिप पर था, उसकी ओर बढ़ने लगे। आखिरकार वो लोग वहां पहुंच गए और उन्होंने वहां 20 दिन का समय बिताया। शिप्स की मरम्मत की और फिर 22 नवंबर 1497 को वो लोग वहां से रवाना हुए अफ्रीका के बाकी हिस्सों को एक्सप्लोर करने के लिए। वो लोग बीच में रुके भी ताकि शिप्स में जरूरी सामानों की रीस्टॉकिंग हो सके और वहीं पर वास्को कुछ अफ्रीकन से भी मिले रूट्स के बारे में थोड़ी जानकारी लेने के लिए। मिलकर खुशी हुई। तो तुम बताओ, तुम हमारी कितनी मदद कर सकते हो? ये तो बड़ा अजीब सा सवाल है। इसके लिए पहले मेरा ये जानना जरूरी है कि आखिर आपको मदद चाहिए किस लिए? हमें इंडियन रूट के बारे में जानना है। उससे जुड़ी जितनी जानकारी है तुम्हारे पास, हमें सब बताओ। इंडिया का रूट? हाँ, तुमने सही सुना। सोचना पड़ेगा। लगता है तुम्हारे दिमाग पे जोर डालने में तुम्हारी मदद करनी पड़ेगी। तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा दोस्त जरा गरम मिजाज का है। कैप्टन डियास एक लंबा सफर तय करके आए हैं। अच्छा होगा अगर तुम इन्हें ज्यादा फ्रस्ट्रेट ना करो तो। मुझे भी कोई शौक नहीं है अपना वक्त बर्बाद करने का। ये लो, मेरे पास इंडिया तक जाने वाले रूट की जितनी भी जानकारी है सब इसमें लिखी हुई है। बहुत खूब। तो मुझे लगता है मेरा काम पूरा हुआ। चलो फिर मैं चलता हूँ। 1 मिनट। क्या हुआ? तुमने मुझे रोका क्यों? अभी हमारे कुछ और सवाल बाकी है। अब क्या जानना चाहते हो? सब तो बता दिया है मैंने तुम्हें। ये सवाल रूट से जुड़ा हुआ नहीं है। तो फिर? जहाज, सोने और मसाले से भरे हुए जहाज। क्या जानते हो तुम उनके बारे में? ये तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? मैं किसी अरेबियन जहाज के बारे में कुछ नहीं जानता। कमाल की बात है, मैंने तो अभी तक ये बताया ही नहीं कि मैं अरेबियन जहाज की बात कर रहा था। मुझे देर हो रही है, जाने दो मुझे। बिना बताए तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। अरे पर मैं क्या बताऊं? मुझे कुछ नहीं मालूम है इस बारे में। पता तो तुम्हें सब है, बस बताने में हिचकिचा रहे हो। बकवास बंद करो, मैं चला। रुक जाओ। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। जब तक तुम मुंह नहीं खोलता तब तक मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं जानता था बिना हेर फेर के तुम्हारे लोग कुछ काम कर ही नहीं सकते, इसीलिए मैं भी तैयार होकर ही आया था। अभी बताता हूँ। ये क्या कर रहे हो? तुम अपने साथ चाकू क्यों लाए हो? ये हथियार है और मुझे इसे चलाने में भी कोई झिझक नहीं होगी। तू धमकी दे रहा है हमें? तेरी इतनी हिम्मत? चेतावनी दे रहा हूँ कि मुझे शांति से अपने रास्ते जाने दो। तू ऐसे नहीं मानेगा, अभी बताता हूँ तुझे। डियास, रुको, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। तुझे क्या लगा सिर्फ तू ही हथियार लेकर आया है? अभी बताता हूँ तुझे, ठहर जा। लगता है मुझे इसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ये ले। वास्को, तुम्हारा पैर। रुक रुक, भागता कहाँ है? वास्को, तुम ठीक तो हो? अच्छा हुआ छुरा पैरों में लगा है।
एक काम करते हैं, शिप पे चलते हैं, वहां मरहम पट्टी कर दूंगा तुम्हारी। ठीक है, ठीक है। इधर हाथ दो अपना, उठो आराम से। बस थोड़ी देर और, हम पहुंच ही गए हैं। ओह, 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 ओह। आओ संभाल कर। ये क्या हो गया आपको? ये चोट ये कैसे लगी? कुछ नहीं हुआ, तुम लोग इस पर ध्यान मत दो। मुझे ये बताओ कि रीस्टॉकिंग का काम पूरा हो गया या नहीं? अब हाँ, वो तो हो गया है। ठीक है, मतलब अब हम चलने को तैयार हैं। सर लेकिन एक दिक्कत है। क्या? शिप पर काफी लोग बीमार पड़ रहे हैं। बीमार पड़ रहे हैं? पर कैसे? वही तो बात है, इसका कारण बताना फिलहाल मुश्किल है। बस सब लोग एक के बाद एक बीमार पड़ रहे हैं। अच्छा, फिलहाल तो हमें मोज़म्बिक के लिए निकलना है, उनका ख्याल रखो। अब वहां जाकर इस पर कुछ सोचेंगे। जी सर। वास्को ड गामा का सफर आगे बढ़ा। उनकी शिप्स एक बार समुद्र की लहरों के साथ बहने लगी। वो लोग एक लंबा रास्ता तय करते हुए आखिरकार मोज़ाम्बिक पहुंचे, जहां वास्को बहुत सारे अरब ट्रेडर्स से मिले। उन्हीं अरब ट्रेडर्स ने वास्को ड गामा को काफी सारे ऑरेंजेस दिए, जिनकी वजह से शिप पर जो लोग बीमार थे वो धीरे धीरे ठीक हो गए। मोज़ाम्बिक के बाद वो लोग काफी सारी अफ्रीकन जगहों पर गए और पोर्चुगल का झंडा लहराया। फिर एक रात जब वो इंडियन ओशन में कहीं सेल कर रहे थे, तभी ये नाइट ड्यूटीज काफी ज्यादा थका देती हैं यार। मुझे लगता है अब वक्त आ गया है कि मैं किसी और को अपनी जगह ये काम दूं। सब लोग खुद तो सो जाते हैं और मुझे यहाँ रात भर समंदर को देखते हुए जागना पड़ता है। कितना विशाल है ये समंदर, दूर दूर तक कुछ नहीं दिखता है, सिर्फ पानी और हाँ, अरे वो क्या है? जरा पास से देखना होगा। ये तो शार्क्स हैं। सर जल्दी आइए, जल्दी यहाँ आइए। क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? वो देखिए सर, ये तो शार्क्स का झुंड है। सर इन्होंने हमारे शिप को घेर लिया है। देखिए कैसे चक्कर लगा रही है गोल गोल। डरने की जरूरत नहीं है, कुछ करते हैं। मुझे पता था ऐसा कुछ खतरा हमारे सामने कभी ना कभी तो आएगा ही। यस, ये क्या है तुम्हारे हाथ में? ये एक भाला है। अब देखते जाओ मैं इसकी मदद से कैसे सीधे शार्क के दिल में छेद करूंगा। यस, संभाल कर। बस ये शार्क थोड़ा सा शांत हो जाए ताकि मैं सही से निशाना लगा सकूं। ये अब टूट गया। हाँ, ये गया। वो देखो, बाकी के शार्क्स खुद चले गए। लगता है डियास ने उनके लीडर को मार डाला, बाकी डर के भाग गए। चलो अब अंदर जाकर आराम करते हैं। ओहो, तुम लोग जाओ, मुझे ही लगता है कि अब मुझे नींद आएगी। मैं कुछ देर डेक पर ही रहूंगा। जाओ। डेक पर? हाँ, हवा अच्छी है यहाँ। अंदर जरा घुटन सी महसूस हो रही थी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और सर मैं? हाँ, तुम भी जाओ, मैं हूं यहाँ पर। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर। यहीं बैठ जाता हूँ। सुबह हो गई, पता नहीं चला मेरी आँख कब लग गई थी। लगता है सब लोग अभी तक सो ही रहे। अरे ये क्या? जमीन दिख रही है, मतलब हम इंडिया पहुंच गए। हमें इंडिया मिल गया। यस! अरे सब लोग जल्दी इधर आओ, हम अपनी मंजिल पर पहुंच गए हैं। हमें इंडिया मिल गया है। मिल गया इंडिया। हाँ? महीनों का लंबा सफर तय करने के बाद 20 मई 1498 को वास्को ड गामा का क्रू इंडिया पहुंचा। उनकी शिप्स कपड्डू पहुंची थी, जो आज की तारीख में कैलिकट
यानी कोझिकोड के पास मालाबार कोस्ट पर है, उसी स्टेट में जिसे आज हम केरला के नाम से जानते हैं। एक लंबे वॉयज के बाद फाइनली वास्को ड गामा ने इंडिया का रूट खोज निकाला था। उनके साथ साथ शिप पर मौजूद हर एक इंसान उतना ही ज्यादा उत्साहित था जब वो लोग वहां उतरे। वहां उतरने के बाद अपने क्रू की सलाह पर वास्को पहले आसपास की जगह घूमा और उसके बाद वो कैलिकट के राजा जमोरिन से मिलने उनके दरबार में पहुंचा। इन लोगों ने इंतजाम तो काफी अच्छा किया है। हाँ डियास, वही तो मैं भी देख रहा हूँ। हाथी, घोड़े और इतने सारे लोग, लग रहा है जैसे कोई त्योहार मनाया जा रहा हो। एंजॉय करो डियास, क्या पता कब तक इतनी इज्जत मिले। परेड शांत। पोर्चुगल से आए हमारे मेहमानों का ये सेनापति स्वागत करता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें बेहद खुशी है कि आप लोग यहाँ आए। हमें भी आपका ये वेलकम काफी पसंद आया। इन सब के लिए शुक्रिया। वो सब तो ठीक है, पर किंग जमोरिन कब तक यहाँ आएंगे? हमें मिलना है उनसे। मैं आपको बता दूं कि इस सिंहासन की शान और हमारे महान राजा जमोरिन आप लोगों से मिलने के लिए बेताब है और वो आपके आने की खबर सुनकर ही आज सुबह हमारे राज्य की दूसरी राजधानी पुनानी से लौटे हैं। आप लोगों से आग्रह है कि कुछ देर इंतजार करें, जल्द ही महाराज आपके सामने होंगे। जरूर जरूर, हम भी उनसे मिलने के लिए काफी एक्साइटेड हैं। कपाड़ू के महाराज जोमोरिन पधार रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज, ये रहे पोर्चुगल से आए मुसाफिर जो कि आज ही हमारी सीमा पर अपनी जहाजों के साथ उतरे हैं। सेनापति, हमें इन लोगों के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से पता है। तो पुर्तगाल से आए हुए मुसाफिरों, हमारी धरती पर स्वागत है। उम्मीद करता हूँ हमारा राज्य आपको पसंद आया होगा। बिल्कुल योर हाइनेस, आपका किंगडम काफी ज्यादा सुंदर है। शुक्रिया। तो क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप लोगों के हमारे देश में आने की आखिर वजह क्या है? हम भी आपको कब से वही बताना चाह रहे थे योर हाइनेस। दरअसल हम यहाँ स्पाइसेस के लिए आए हैं और हमारी तलाश सिर्फ मसालों तक ही सीमित नहीं है। हम ये भी देखने आए हैं कि यहाँ क्रिश्चियनिटी कितनी ज्यादा फैली हुई है। कमाल की बात है। मिस्टर वास्को द गामा। वास्को, आपकी आवाज में जरा भी हिचक नहीं सुनाई दे रही मुझे। इसके पीछे का कारण मैं आपका अधूरा ज्ञान समझूं या अकड़? माफ कीजिएगा, पर मुझे बात घुमाना पसंद नहीं है योर हाइनेस। जो कहता हूँ सीधा कहता हूँ। अच्छी आदत है, पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जानते हैं कि आप क्या मांग रहे हैं। मैं समझता हूँ योर हाइनेस, और हम वैसे भी खाली हाथ नहीं आए हैं। जो मैं आपसे मांग रहा हूँ उसके बदले में हम भी आपके लिए तोहफे लेकर आए हैं अपने देश से। यस। हाँ, वो सामान अंदर ले आओ। ये देखिए योर हाइनेस। ये सब क्या है? हम पोर्चुगाल से खास आपके लिए ये तोहफे लाए हैं। ये देखिए, ये स्कारलेट के कपड़े से बने हुए 4 क्लोक्स, खास तरह के वूल से बनी हैट्स और ये कोरल की टहनियां। और ये देखिए, इस बक्से में ब्रास से बने बर्तन हैं। ये शहद, चीनी और इसके अलावा हम ये 2 बैरल ऑयल भी लाए हैं। आप इसे तोहफा कहते हैं? मतलब? माफ कीजिएगा महाराज, पर मैं मुसाफिरों से पूछना चाहूंगा कि इन तोहफों में सोने और चांदी के सिक्के क्यों नहीं है? ये शहद, चीनी और टोपियां बस, और आप लोग इस तुच्छ सी भेंट के बदले में मसाले ले जाना चाहते हैं। क्या आपको अंदाजा भी है कि ये मसाले कितने कीमती हैं? देखिए, हमें इनकी वैल्यू का अंदाजा है, पर हम बस एक फ्रेंडली जेस्चर के नाते। मुसाफिर, शायद आपको अंदाजा नहीं है कि आपने ये सब चीजें हमारे सामने रखकर हमारी बेइज्जती की है। योर हाइनेस, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम तो बस आपको गिफ्ट्स देना चाहते थे। महाराज, सच कहूं तो अब मुझे संदेह हो रहा है कि ये लोग जितने महान खुद को बता रहे हैं उतने हैं भी या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं
कि हमने अपने राज्य में समुद्री लुटेरों को पनाह दे दी है? देखिए, हमें बस एक छोटी सी चीज चाहिए। हम आपके राज्य में ट्रेड की परमिशन चाहते हैं और कुछ नहीं। योर हाइनेस, प्लीज, हम उम्मीद लेकर बहुत दूर से आए हैं। आप लोग कितना लंबा सफर तय करके यहाँ पहुंचे हैं, मुझे इसका अच्छी तरह से अंदाजा है। पर मैं कबड्डू का महाराज होने के नाते आपको और आपके लोगों को यहाँ किसी भी तरह का व्यापार करने की अनुमति नहीं दे सकता हूँ। लेकिन हम फैसले एक बार ही सुनाते हैं और वो अटल होता है। इसके साथ ही हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे राज्य की सीमा में अपने जहाज को लाने के लिए आपको कर चुकाना होगा, और ये कर होगा 300 सोने की मोहरें। 300 गोल्ड कॉइन्स? बिल्कुल सही सुना आपने। और बिना ये कर चुकाए आप लोग कपाड़ू की सीमा से बाहर ना तो खुद जा सकते हैं और ना ही अपने जहाजों को ले जा सकते हैं। वास्को और दियास महाराज जमोरिन के कोर्ट से काफी निराश होकर लौटे। उन्हें कैलिकट में ट्रेड करने की परमिशन तो नहीं मिली, बल्कि उन्हें टैक्स भी चुकाना पड़ा। इन सारे इंसिडेंट से वास्को बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुके थे। वापस लौटने का वक्त आ चुका था। सभी लोग शिप्स पर थे, पर वास्को का कहीं अता पता नहीं था। फिर कुछ देर बाद वास्को भी शिप पर आए। वास्को, कहाँ रह गए थे तुम? हम तो सोचने लगे थे कि तुमने पोर्चुगल वापस जाने का प्लान बदल लिया है शायद। वापस तो जाना ही है डियास, पर मैं खाली हाथ वापस नहीं लौटना चाहता था। मतलब ये देखो, ये तो मसाले हैं। ये कहां से आए तुम्हारे पास? सीधे रास्तों से काम न बने तो कभी कभी टेढ़ा रास्ता भी अपना लेना चाहिए। पर जोमोरिन ने तो हमें ट्रेड करने की इजाजत नहीं दी थी ना? इजाजत की जरूरत किसे है? मैं मार्केट में घूम रहा था और वहीं मुझे कुछ लोकल ट्रेडर्स मिले। उन्हीं की मेहरबानी से ये मसाले मेरे हाथ लग गए। तुमने तो कमाल कर दिया वास्को। चलो, कम से कम हमारे यहाँ आना पूरी तरह से बेकार नहीं रहा। चलो, अब चलने की तैयारी करते हैं। रुक जाओ डियास, अभी एक काम और बाकी है। अब क्या बाकी है? हम यहाँ से सिर्फ ये मसाले लेकर ही नहीं जाएंगे। तो फिर? पोर्ट के पास जितने सैनिक हैं और वो मछुआरे भी, उन सबको बंदी बना लो। हम उन्हें भी अपने साथ पोर्चुगल ले जाएंगे। पर क्या ये करना जरूरी है? बेहद जरूरी है, बेहद। ठीक है, जैसा तुम कहो। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने जाना कि कोलंबस ने अपने समुद्री एक्सपीडिशन के जरिए एक नई दुनिया खोज निकाली थी, पर अपनी आखिरी सांस तक वो सिर्फ यही सोचते रहे कि उन्होंने महज एक रूट ढूंढा है इंडिया तक जाने के लिए। कोलंबस की एक्सप्लोरेशंस पर पूरी दुनिया की नजर तो थी ही, पर कोई ऐसा भी था जो उनके कारनामों को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कर रहा था और उन सारी एक्सपेडिशंस को अपने तरीके से एनालाइज भी कर रहा था। इस शख्स का नाम था अमेरिगो वेस्पुची, और ये वही शख्स है जिन्होंने उस अनजान आइलैंड को नाम दिया जिसे आज हम सब अमेरिका के नाम से जानते हैं। उधर जहां एक तरफ पोर्चुगल अपनी सारी उम्मीदें वास्को पर लगाए बैठा था, तो वहीं स्पेन के राजा फर्डिनेंड के महल में कुछ और ही चल रहा था। यहाँ मौजूद सारे दरबारियों का इस सभा में आने का शुक्रिया। ये सभा हमने इसलिए बुलाई है क्योंकि कुछ बहुत ही जरूरी बातें हैं जो हम आप सबके साथ करना चाहते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि अभी तक कोलंबस ने 3 समुद्री यात्राएं पूरी कर ली हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इनमें से एक बार भी ना तो वो इंडिया से मसाले लाने में सफल हो पाया है और ना ही चाइना से सिल्क। और हमें यह भी पता चला है कि जो आइलैंड पर रहने वाले लोग हैं वो कोलंबस को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। हमें यकीन है कि ऐसा करने के पीछे उन लोगों के अपने कारण होंगे, पर इस बात का खामियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हम अब और समुद्री एक्सपीडिशंस नहीं करेंगे। बिल्कुल करेंगे, और इसीलिए मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। Glory to you, Your Highness. तो दरबारियों,
मैं आप सभी को मिलवाना चाहता हूँ अमेरिगो वेस्पूची से। शुक्रिया योर हाइनेस। अमेरिगो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी काम सौंप रहा हूँ और मुझे उम्मीद है कि तुम ये जिम्मेदारी बखूबी निभाओगे। कैसा काम योर हाइनेस? मैं चाहता हूँ कि तुम एक नए सी एक्सपीडिशन पर जाओ, पर यह एक्सपीडिशन उसी रूट पर होगा जिस रूट पर कोलंबस गया था। मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और असल में पता लगा कर आओ कि आखिर आइलैंड के लोग चाहते क्या हैं और उनके मन में आखिर चल क्या रहा है। जो हुक्म योर हाइनेस। तो फिर अपने सफर की तैयारी करो। अमेरिगो, इस सफर का नक्शा भी तुम खुद ही बनाओगे और जहाज की कमान भी तुम्ही को संभालनी होगी। 18 मई 1499 को किंग फर्डिनेंड के कहे अनुसार अमेरिगो वेस्पूची भी कोलंबस के ढूंढे हुए रूट पर पश्चिम और दक्षिण की ओर एक समुद्री एक्सपीडिशन के लिए निकल गया। आने वाले कुछ महीने अमेरिगो ने समुद्री लहरों के बीच गुजारे। तब जाकर एक रोज वो एक ऐसी जगह पहुंचा जहां से एक विशाल नदी की शुरुआत होती थी। वैसी जगह के बारे में ना अमेरिगो ने कभी सुना था और ना ही कभी सोचा था। उस एक्सपीडिशन के बाद अमेरिगो दोबारा एक एक्सपीडिशन पर गया और इस बार उसने अपने सफर की शुरुआत पोर्चुगल से की, लेकिन इस बार भी वो उसी जगह जा पहुंचा। एक लंबा वक्त समुद्र में बिताने के बाद वो वापस लौटा और एक दिन अपने दोस्त मेडिची से मिलने गया। क्या बात है अमेरिगो, हाँ, तुम यहाँ कैसे? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होगा। मैं तो ठीक हूँ और फिलहाल मेरी जानकारी में भी सब कुछ ठीक ही है। वैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमेशा व्यस्त रहने वाले मेडिची आज फुर्सत में कैसे है? वेल, मुझे तुम्हारे आने की खबर मिली और फिर मैंने सोचा कि पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा एक्सप्लोरर अमेरिगो वेस्पूची की कहानियां सुनने का। तो बस इसलिए वक्त निकाल लिया। अब बताओ कैसा रहा तुम्हारा सफर और क्या क्या रोचक घटनाएं घटी? सच कहूं तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं बिल्कुल उस दुनिया में खो गया था। मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे एक्साइटमेंट को। मैंने वहां पर सितारों की दिशा और उनके मूवमेंट्स को भी स्टडी किया और मैं समझ गया कि वो जगह बिल्कुल अलग थी, एकदम अनोखी। मतलब वो जगह ना तो इंडिया की तरह थी और ना ही यूरोप की तरह। वहां के लोग, जानवर, यहाँ तक के पेड़ पौधे भी मुझे बिल्कुल अलग लगे। इंटरेस्टिंग। फिर एक दिन जब मैं और मेरी टीम वहां की बड़ी सी नदी में कुछ रिसर्च कर रहे थे, तभी ध्यान से देखो, कोई भी जगह छूटनी नहीं चाहिए। तुम उधर जाओ और तुम दोनों वहां पर। अरे वो वहां पत्थर जैसा क्या है? देखता हूं जाकर। ओह माय गॉड, इतना बड़ा सांप! सब लोग जितनी जल्दी हो सके पानी से बाहर निकल जाओ। ये तो हमला कर रहा है। जितना आगे आ रहा है ऐसा लग रहा है मान लो उतना लंबा होता जा रहा है। याद आया, मेरे बैग में खंजर है, शायद उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मेरे बैग में खंजर है, उससे जितनी तेजी से हो सके मेरी ओर फेंको। जल्दी जल्दी, मैं ज्यादा देर नहीं पहुंच पाऊंगा इससे। हाँ वही है, लाओ दो मुझे। अब बताता हूं तुझे। ओह माय गॉड, तुम तो बाल बचे हो। हाँ, यूं समझ लो कि उस दिन खुद लॉर्ड ने मेरे पीछे खड़े होकर मेरी रक्षा की, वरना आज ये कहानी तुम्हें शायद कोई और सुना रहा होता। वेल, सच बोलूं तो मुझे तुमसे कुछ ऐसे ही किस्से की उम्मीद थी। इन सभी घटनाओं के बाद मुझे एक बात पक्का यकीन हो गया है कि वो एक नई दुनिया थी और वैसी जगह और कहीं नहीं हो सकती। मतलब वो तुम्हारी अलग दुनिया थी। मेरी क्यों नहीं? और जब तुमने उस जगह को खोजा ही है तो मुझे लगता है वहां का नाम भी तुम्हारे नाम के ऊपर ही रखना चाहिए। अच्छा, मैंने तो सोच भी लिया। क्या सोच लिया? नाम
तुम्हारी इस नई दुनिया का। क्या सोचा तुमने? अमेरिका। अमेरिका? हाँ, अमेरिको का अमेरिका। हाँ, अमेरिका। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने कुछ ऐसी वॉयजेस के बारे में जाना जिन्होंने पूरी दुनिया का इतिहास बदल कर रख दिया। पर इन सब के बीच जो सबसे महान माने जाने वाली वॉयज है वो की थी फर्डिनेंड मैजेलन ने, जब उन्होंने इस अर्थ का सर्कम नेविगेशन यानी एक गोल चक्कर लगाया था। जब वास्को ड गामा ने इंडिया तक जाने वाली रूट की खोज कर ली थी, उसके बाद पोर्चुगल के लोगों का वहां बसना शुरू हो गया। वो लोग इंडिया की कोस्टल सिटीज में आकर कॉलोनीज के रूप में सेटल होने लगे। वो इंडिया में एक पोर्चुगीज वाइसरॉय भेजकर उसके द्वारा ट्रेड भी करने लगे। इधर मैजेलन ने भी अपनी नेविगेशन करियर की इंडिया में तभी शुरुआत की जब फ्रांसिस्को अल्मीडा इंडिया का पोर्चुगीज वाइसरॉय था। इस वक्त वो दोनों कन्नूर में बातें कर रहे थे, जो कि इंडिया में केरला में स्थित है। मैजेलन, इस वक्त हिज हाइनेस का सिर्फ एक ही लक्ष्य है। और वो क्या है? अफ्रीकन और अमेरिकन कोस्ट पर बह रहे समुद्र को अपने कब्जे में लेने का जुनून है उनके सर पे। वो अरब देशों में मुस्लिम ट्रेडर्स को व्यापार करने से पूरी तरह से रोकना चाहते हैं, उनका नामो निशान मिटाना चाहते हैं। मेरे दिमाग में फिलहाल एक ही ख्याल है। कैसा ख्याल? मुझे लगता है कि हमें इंडियन ओशन में अपनी एक मजबूत पकड़ बना लेनी चाहिए। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन हम ये करेंगे कैसे? वो तो फिलहाल मैं भी नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ कि हम अपनी जान लगा देंगे, अपने शरीर को पूरी तरह से झोंक देंगे, तब देखा जाएगा कि कामयाबी कैसे नहीं मिलती हमें। ठीक है मैजेलन, मैं हुजूर। अरे क्या बात हो गई? ये तुम इतनी जल्दबाजी में क्यों आए हो? साहब, आपको एक बहुत ही जरूरी खबर देनी थी। क्या हुआ? हुजूर, मैंने अभी एक अरब जहाज को देखा है हमारे कोस्ट की ओर बढ़ते हुए। क्या अरेबियंस यहाँ आ रहे? जी, इसलिए मैं भागा भागा आया आपको ये खबर पहुंचाने। हमें उन्हें ओशन में ही रोकना होगा। मैजेलन, मेरे साथ आओ। ठीक है। वो देखो, वो रहा अरेबियंस का जहाज। अपने हथियार निकाल लो। उस जहाज में जो लोग हैं उन्हें हम इस जमीन पर कदम रखने का मौका नहीं देंगे। उस अरेबियन जहाज से मैजेलन की भिड़ंत एक भयंकर युद्ध में बदल गई और उस युद्ध में मैजेलन पूरी तरह से घायल हो गया था। युद्ध के बाद ऐसा लगा जैसे मैजेलन गायब ही हो गया। उस रोज के बाद मैजेलन को सीधा देखा गया दियू की बैटल में। यह वही लड़ाई थी जहां पोर्चुगीज के लोग एक बार फिर इंडियन ओशन पर अपनी हुकूमत साबित करने में कामयाब हो गए और अरब ट्रेडर्स ने अपनी ट्रेड सुप्रीमेसी खो दी थी। इतने सब के बीच एक दिन किंग मैनुअल के दरबार में योर हाइनेस की जय हो। बोलो खबरी, क्या खबर लाए हो? योर हाइनेस, आपसे कोई मिलने आया है जो अपना नाम मैजेलन बता रहा है। क्या? मैजेलन? यस योर हाइनेस। उसे तुरंत हमारे सामने पेश किया जाए। जी महाराज, जो हुक्म। मेरी आंखें कहीं धोखा तो नहीं खा रही हैं, या फिर सच में मेरे सामने मैजेलन ही खड़ा है? आपको भी धोखा नहीं हो रहा है योर हाइनेस, ये मैं ही हूँ। क्या बात है? इस दरबार की खुशकिस्मती तो देखो। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं योर हाइनेस। मैजेलन, यूं तो तुम्हारी बहादुरी के किस्से हमारे दरबार में कई बार गूंजे हैं, लेकिन अब जब तुम खुद यहाँ सामने खड़े हो तो ये मौका हाथ से कैसे जाने दे सकते हैं हम चाहते हैं कि तुम खुद अपनी काबिलियत का एक छोटा सा टुकड़ा हमारे दरबारियों के सामने पेश करो, ताकि तुम्हारे जैसी थोड़ी बहुत बहादुरी और संघर्ष करने की शक्ति हमारे दरबारियों में भी आए। आपके शब्दों के लिए शुक्रिया, पर मैं जानता हूँ कि मैं जिन हालातों में था वहां मेरी जगह कोई और भी सिपाही होता तो उनमें भी ऐसी ही बहादुरी प्रदर्शित होती।
इंडिया और अफ्रीका में तुमने जो झंडे गाड़े, हमें उसके बारे में बताओ मजलन। इंडिया में दियो के युद्ध के बाद हमें लगा कि हमारी जीत अधूरी ही रह गई है। अगर हम मलेशिया के टापू पर कब्जा नहीं जमा लेते। हम लगातार 6 हफ्तों तक पानी में लड़ते रहे। फिर आखिरकार हमारा संघर्ष खत्म हुआ और 6 हफ्तों बाद हम अपने मिशन में कामयाब हुए। पर तुम्हारी लड़ाई वहीं खत्म नहीं हुई। जी योर हाइनेस, मैं भी लिस्बन वापस पहुंचा ही था कि मुझे खबर मिली कि मोरक्को में अफ्रीकन्स के साथ लड़ाई छिड़ चुकी है। सो मैं बिना कुछ सोचे उस लड़ाई में शामिल होने के लिए निकल पड़ा। लेकिन अफसोस, इस बार किस्मत ने पूरे तरीके से मेरा साथ नहीं दिया और जंग में मेरा दाहिना पैर घायल हो गया। तुरंत इलाज ना होने के कारण अब जिंदगी भर इस पैर से मैं लंगड़ा कर ही चलूंगा। लेकिन मुझे इस बात का दुख नहीं है, क्योंकि ये चोट मैंने अपने देश के लिए खाई है। देख रहे हैं आप सब, ये होता है एक सच्चे सिपाही के अंदर का जज्बा। योर हाइनेस, मैं आपके सामने किसी वजह से आया हूँ। और वो वजह? यदि आप इस कहानी को किसी YouTube चैनल, टेलीग्राम चैनल या Facebook पर सुन रहे हैं तो कृपया ध्यान दें कि यह कहानी पॉडकास्ट टाइम प्रो चैनल द्वारा अपलोड की गई है। क्या है मजलन? मैंने अपने तन और मन से इस देश की सेवा की है, लेकिन अब इस हालत में मुझे नहीं लगता कि मैं पहले की तरह जंगों में शामिल हो पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मुझे मेरे किए का कुछ इनाम दें, ताकि मैं अपनी बची कुछ जिंदगी युद्ध और लड़ाइयों से दूर सुकून में बिता सकूं। इनाम? जी योर हाइनेस। इनाम ऐसे बोल के नहीं मांगे जाते मजलन। मुझे तो लगा तुमने जो भी किया वो देश के लिए तुम्हारी खुद की भावना थी, लेकिन तुम तो सौदा करने आ गए। नहीं योर हाइनेस, ऐसी कोई बात नहीं, पर इस वक्त मेरी स्थिति खराब है और मैं बस आपसे थोड़ी सी मदद चाहता हूँ। माफ करना मजलन, हमने तुम्हारी थोड़ी तारीफ कर दी, इसका ये मतलब नहीं कि तुमने जो बाकी के कांड किए हैं वो हमें पता नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा। मजलन, मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुमने जो गुनाह किए हैं उन्हें अनदेखा कर दिया जाएगा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम मोरक्को में अपने समय के दौरान कई डकैतियों में भी शामिल रह चुके हो। डकैती? क्या आप मुझे एक डाकू बुला रहे हैं? हम जो कहना चाह रहे हैं वो तुम भी अच्छी तरह से समझ रहे हो। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब बातें गलत है। मजलन, मैं इस वक्त सही और गलत का हिसाब नहीं करना चाहता। हम बस इतना ही कहेंगे कि अगर तुम चाहो तो मोरक्को वापस जा सकते हो या फिर किसी और देश में जाकर काम कर सकते हो, लेकिन इस वक्त हमारे पास तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। बस बात खत्म। मैजेलन काफी ज्यादा नाखुश था। मैनुअल ने उसे जो भी कहा, उन सब बातों को सुनने के बाद वो तुरंत स्पेन की ओर रवाना हो गया। उसका मकसद था स्पेन के राजा चार्ल्स से मिलना। मैजेलन को यकीन था कि किंग चार्ल्स उसे जरूर समझेंगे, पर वो इस बात से अनजान था कि उसका ये सफर इतिहास रचने वाला था। मैजेलन के सफर में उसके साथ उसके 2 दोस्त भी शामिल हुए, जिनका नाम था फलेरियो ब्रदर्स। वो दोनों भाई मैजेलन के साथ मिलकर स्पेन के राजा को यह समझाना चाहते थे कि वो लोग इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड पर कब्जा जमा सकते हैं, जो कि उनके रीजन में पड़ता था। पोर्चुगल और स्पेन के बीच बनाई गई एक ट्रीटी के मुताबिक उन्होंने अटलांटिक ओशन में एक वर्चुअल लाइन बनाई थी, जिस लाइन के वेस्ट में जो भी जगहें पड़ती थी वो सारी स्पेन की थी, और जो जगहें ईस्ट में थी
वो सारी जगह पोर्चुगल की थी। इन्हीं सब बातों को सोचकर वो तीनों किंग चार्ल्स के दरबार में पहुंच गए। क्या बात है, आखिरकार स्पेन को भी एक वीर योद्धा का स्वागत करने का मौका मिल ही गया। स्वागत है मैजेलन। तुम्हारे जैसे बहादुर सैनिक को अपने सामने देखकर बहुत खुशी हुई हमें। ये तो आपका बड़प्पन है महाराज, तारीफ के लिए बेहद शुक्रिया, पर आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदा जैसे शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते मैजेलन। कहो, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं मैं या मेरा देश? महाराज, मैं जानता हूं कि आप मुझे कुछ भी देने में सक्षम हैं, पर मैं यहां मांगने नहीं बल्कि खुद स्पेन के लिए कुछ करने आया हूं। मैं समझा नहीं मैजेलन, तुम क्या करना चाहते हो? मैं इंडोनेशिया के स्पाइस आइलैंड को आपके लिए हासिल करना चाहता हूं, चाहे जैसे भी हो। तुम जो कह रहे हो उस बात को पूरी तरह समझ रहे हो ना? महाराज, मैं बिल्कुल अच्छी तरह जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। मेरा यकीन मानिए, स्पाइस आइलैंड्स जल्द ही आपके डायनेस्टी की शान बनेगा, और ये मैं करूंगा आपके लिए। तुम्हारा भरोसा तो तारीफ के काबिल है मैजेलन, और मुझे यकीन है कि तुम ऐसा कर सकते हो। लेकिन एक और चीज है जो मुझे तुमसे हासिल करवानी है। बोलो, क्या तुम उस काम को भी पूरा कर सकोगे? आप कहकर तो देखिए महाराज, मैं हर वो नामुमकिन कोशिश करने के लिए भी तैयार हूं। नामुमकिन तो नहीं, पर थोड़ा मुश्किल जरूर है यह काम। मैंने सुना है कि अमेरिका के नीचे से होता हुआ एक गुप्त रास्ता जाता है। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए वो रास्ता ढूंढ कर निकालो। ठीक है महाराज, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मैजेलन फेलेरियो के साथ मिलकर अपने एक्सपीडिशन की तैयारियों में लग गया। वॉयज पर जाने के लिए कुल 5 शिप्स को तैयार किया गया था, जिनमें कुल 270 आदमी थे। उनका कारवां 26 सितंबर 1519 को कैनरी आइलैंड से निकला। साथियों, आप सभी सेलर्स का इस मिशन पर आने के लिए शुक्रिया। मैं मैजेलन हूं और इस मिशन में मैं आपका कैप्टन हूं। आपका कैप्टन होने के नाते मुझे लगता है कि मुझे ये आप सभी को बताना जरूरी है कि हम जिस मिशन पर जा रहे हैं उसका रास्ता पहली बार तय होने जा रहा है। इसका मतलब हमसे पहले कोई भी इस रास्ते पर नहीं गया है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक और जरूरी बात है जो मैं आप सबको बताना चाहता हूं। यह है आपके को कैप्टन कार्टो। हेलो, उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। इस एक्सपीडिशन पर हम सबकी भागीदारी ही हमें सफल करेगी। मेरा उत्साह इस बात से और ज्यादा बढ़ जाता है कि ये एक मल्टीनेशनल फ्लीट है, जहां लोग सिर्फ पोर्चुगल और स्पेन से ही नहीं बल्कि यूरोप के और देशों से भी आए हैं। क्या आप सब तैयार हैं? ये हुई ना बात। और इस तरह से उनके सफर की शुरुआत हुई। आंधी तूफान से भरे कुछ शुरुआती दिनों के बाद उन्होंने कुल 100 दिनों का सफर तय किया, लेकिन उस दौरान किसी भी जमीन का कोई अता पता न चल सका। कुछ दिनों बाद मैजेलन के बताए हुए गुआम आइलैंड पर उनका फ्लीट पहुंचा, जहां उन्होंने कुछ वक्त के लिए आराम किया और काफी दिनों बाद सबने बढ़िया ताजा खाना खाया। गुआम आइलैंड पर कुछ दिनों के ठहराव के बाद उन लोगों ने अपनी जर्नी एक बार दोबारा शुरू की और वो लोग सदर्न डायरेक्शन में बढ़ने लगे। ये हम किधर जा रहे हैं? तुम मैप देख रहे हो ना? कौन सी जगह है ये? मेरे हिसाब से हम अटलांटिक के बिल्कुल साउथ में हैं। काटो, मुझे भरोसा है कि इस जगह के आसपास कहीं न कहीं वो सीक्रेट पैसेज है और मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। हाँ, पर हम लोग ऐसे कितने वक्त तक चलते रहेंगे, वो भी बिना कोई एग्जैक्ट लोकेशन जाने?
अब तो अमेरिका की जमीन भी पीछे रह गई है। हम और कितना साउथ जाते रहेंगे? ये समुंदर है मज्जलन, कोई तालाब नहीं कि हम तुरंत पता कर लेंगे। भूलो मत काटो, अच्छी चीजें हमेशा मेहनत से मिलती हैं। एक काम करो, यहां से शिप को 52 डिग्री साउथ की ओर शिफ्ट करो। मुझे लगता है कि हमारी तलाश वहीं पूरी होगी। ठीक है मज्जलन, जैसा तुम कहो। मज्जलन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम समुद्री तूफान में फंसने वाले हैं? पॉजिटिव सोचो काटो, ऐसे हिम्मत मत हारो। शिप से मेरा कंट्रोल छूट रहा है मज्जलन, तूफान काफी ज्यादा है। हिम्मत मत हारो काटो, हमने इससे बड़े बड़े तूफान देखे हैं। देखो काटो, तूफान थम गया। मुझे लगता है हम तूफान को पीछे छोड़ आए हैं। लेकिन एक मिनट, क्या हुआ? ध्यान से देखो मज्जलन, हम कहाँ हैं? मैं जानता हूँ काटो, ये वही जगह है जो तुम सोच रहे हो। पैसिफिक? हाँ, हम इस वक्त पैसिफिक ओशन में हैं। मतलब हम कामयाब रहे, तुमने कर दिखाया। हमने काटो, हमने कर दिखाया। तुमने साउथ तक जाने वाला वो सीक्रेट पैसेज ढूंढ लिया जिसे लोग ढूंढने को बेचैन हैं। हाँ बिल्कुल। क्या बात है, मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। एक मिनट, मेरे पास एक आइडिया है। क्या? इस पैसेज को हमें एक नाम देना चाहिए। तुम्हारा नाम? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? इसे तुमने ढूंढा है तो क्यों ना आज से इसे हम स्ट्रेट ऑफ मज्जलन बुलाएं। स्ट्रेट ऑफ मज्जलन? हाँ, आखिर लोगों को भी तो पता चलना चाहिए उस महान नेविगेटर के बारे में जिसने इस पैसेज को खोजा है। इसलिए आज से इसे द स्ट्रेट ऑफ मज्जलन के नाम से जाना जाएगा। मुझे यहाँ कुछ अजीब सा लग रहा है। हाँ? क्या कह रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस हम जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल सकते हैं प्लीज। रिलैक्स काटो, मेरे दिमाग में एक दूसरा प्लान चल रहा है। और वो क्या? हमने फिलीपींस के एक हिस्से पर तो अपना कब्जा कर ही लिया है। मैं सोच रहा था कि इस आइलैंड पर भी अपना कब्जा कर लेते हैं। पर मज्जलन? तुम चिंता मत करो काटो, हम ये कर सकते हैं। डरते क्यों? बात डर की नहीं है, मुझे बस यहाँ थोड़ा। हाँ, वो क्या था? अरे हवा चल रही है तो बस झाड़ियों के हिलने की आवाज है, और क्या? मुझे लग रहा है हमारे अलावा यहाँ कोई और भी मौजूद है। तुम कैसे कह सकते हो? ध्यान से सुनो। हो सकता है ये सिर्फ हवा के कारण हो। बहती हुई हवा और किसी की आहट के बीच का फर्क मुझे समझ में आता है। मुझे लगता है कि तुम बेकार में ही चिंता कर रहे हो। हाँ, शायद। मज्जलन! काटो जाओ यहाँ से, सबको लेकर जाओ। आज नहीं छोड़ूंगा तुझे। सुनो, उस दूसरे वाले को भी पकड़ो, जाओ। मेरी बात मानो, निकलो यहाँ से, निकलो। लेकिन मैं कैसे जाऊं? वहीं रुक, तुझे अभी देखता हूँ। रुक जा, अभी बताता हूँ तुझे। काटो, भागो वहां से, मैं देखता हूँ उसे। तू नहीं मानेगा ऐसे। इतनी आसानी से नहीं, ये ले। रुक, पहले तेरा काम तमाम करता हूँ, ये ले। मज्जलन नहीं, ये क्या हो गया? मुझे सबकी जान बचानी होगी इससे पहले कि कोई और अनहोनी हो जाए। जल्दी सबको निकालना होगा यहाँ से। सब लोग भागो, अपनी जान बचाओ, निकलो यहाँ से। उस हमले में मैजेलन अपनी जान गंवा बैठा। इस घटना ने क्रू के एक एक सदस्य को हिलाकर रख दिया। उस खून खराबे में
कांटों के अलावा सिर्फ 16 लोग ही बचे थे। सबके दिल दहल चुके थे। वो लोग जैसे तैसे शिप विक्टोरिया तक पहुंचे और वहां से निकले। साथियों, मैं जानता हूं कि इस समय हम सब अपने बाकी दोस्तों के अचानक से हमें छोड़ के चले जाने के गम में हैं। यहाँ मौजूद एक एक इंसान सदमे में है। ये हम सबके लिए भारी दुख की घड़ी है। लेकिन एक बात है जिससे आप सभी सहमत होंगे, वो ये है कि हमारे साथी अगर हमारे साथ इस वक्त यहाँ होते तो वो भी यही चाहते कि हम इस जर्नी को पूरा करें, और हम ऐसा ही करेंगे। तो हम सब आगे बढ़ते हैं स्पाइस आइलैंड्स की ओर, और फिर वहां से मलेशिया की ओर बढ़ेंगे, जहां से हम जितना मर्जी चाहें उतने स्पाइसेस ले सकते हैं। कानो, मैं शिप की हालत को लेकर परेशान हूँ। मैं जानता हूँ। मुझे नहीं लगता कि जिस रूट से हम आए हैं उस रूट से वापस भी जा सकते हैं। शिप काफी कमजोर हो चुकी है। हमें कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। मैं एक रास्ता जानता हूँ। वो रास्ता इंडियन ओशन के थ्रू गुजरता है और अफ्रीका से होता हुआ जाता है। वो रास्ता काफी सेफ भी है। ठीक है फिर, लेकिन मुझे शिप में लीकेज की भी चिंता हो रही है। चिंता मत करो, हम ये कर सकते हैं, भरोसा रखो। स्पेन से निकलने के 2 साल बाद आखिरकार 1522 के सितंबर महीने में उस काफिले में से एक शिप पृथ्वी का पूरा गोल चक्कर लगाकर वापस स्पेन आ गई, जहां किंग चार्ल्स ने सभी सर्वाइवर्स का स्वागत किया। आज का दिन इतिहास की किताबों में हमेशा के लिए अमर होने वाला है, क्योंकि आज हमारे इन बहादुर साथियों ने जो कर दिखाया है उसकी कल्पना बहुत से लोगों ने कभी की ही नहीं थी। मैं यहां मौजूद सारे बहादुर ट्रेवलर्स का स्वागत करता हूं, जो हमारी पृथ्वी का पूरा गोल चक्कर लगाकर यहां हमारे पास आए हैं। हालांकि इस कठिनाई भरे सफर को पूरा करने में सभी का हाथ और मेहनत थी, लेकिन फिर भी इसका सबसे ज्यादा श्रेय उसी इंसान को जाएगा जिसने सबसे पहले ऐसा करने का जज्बा खुद अपने अंदर भी जगाया और बाकियों के अंदर भी। और वो शख्स थे फेर्डिनेंड मैजेलन। तो दोस्तों, आपने सुना हमारा शो अराउंड द वर्ल्ड, और धरती के इस पहले चक्कर के साथ हमारा ये अनोखा शो यहीं खत्म होता है। इस पूरे शो के दौरान आपने ये जाना कि कैसे एक हिस्टोरिक इवेंट किसी दूसरे हिस्टोरिक इवेंट की ओर लीड करता है। इतिहास में ऐसे कई इवेंट्स हैं जो यूं तो दिखने में बिल्कुल अलग अलग लगते हैं, पर आगे जाकर एक हो जाते हैं। ये सारी कहानी तब शुरू हुई जब ऑटोमन्स ने बाइजेंटाइन एम्पायर पर कब्जा किया। खुद को मजबूत बनाने की होड़ में और अपनी ताकत पूरी दुनिया को दिखाने के लिए ऑटोमन्स ने इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स ब्लॉक कर दिए, जिससे स्पाइसेस एशिया से यूरोप कंट्रीज तक पहुंचते थे। इस ब्लॉकेज ने यूरोपियन देशों को हिलाकर रख दिया, क्योंकि अब उनके पास स्पाइसेस और सिल्क को एक्वायर करने का कोई रास्ता नहीं बचा था। एक तरफ जहां स्पेन के राजा अल्फोंसो को मसालों की कमी के कारण अपना खाना फीका लगने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ किंग ऑफ जेनोवा को फाइनेंशियल लॉसेस की दिक्कत सताने लगी। पोर्चुगीज ने डियास की मदद से केप ऑफ गुड होप ढूंढ निकाला था, और पोर्चुगल उस वक्त एक्सप्लोरेशंस का हब बनता जा रहा था। इन सब के बीच एक नौजवान जिसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस, वो स्पाइसेस को समुद्र के रास्ते से यूरोप तक लाने की इच्छा को लेकर स्पेन पहुंचा। किंग और क्वीन ने कोलंबस को यह मौका दिया अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहिए। मैजेलन किंग मैनुअल के दरबार पहुंचा और उसने राजा से अपने हिस्से का इनाम मांगा, जो कि उसके देश हित में किए गए युद्धों के कारण उसे मिलना जायज था। पर किंग मैनुअल ने ऐसा नहीं किया और उल्टा उस पर यह शक जताया कि मैजेलन मोरक्को में कई डकैतियों में भी शामिल रहा है और उसे दरबार से चले जाने को कहा।
बेचारा मैजेलन इनाम के साथ साथ अपने रुतबे से भी हाथ धो बैठा और उसे ये बात खाई जा रही थी। तभी उसने स्पेन के राजा चार्ल्स से मिलने का फैसला किया। मैजेलन ने राजा को स्पाइस आइलैंड्स दिलाने का वादा किया, जो कि एक ट्रीटी की वजह से पोर्चुगीज का नहीं बल्कि स्पेन के अंडर आता था। उन्होंने इंडोनेशिया में मौजूद स्पाइस आइलैंड्स पर कब्जा जमाने का वादा किया और उसी वादे के साथ अपने सफर की शुरुआत की। उनका एक्सपीडिशन आसान नहीं था। मैजेलन ने इंडोनेशिया जाने के लिए साउथ वेस्ट का रास्ता चुना, जिसकी वजह से पहली बार अटलांटिक से पैसिफिक का सफर हो पाया। इसी वजह से इंसान समुंदर के जरिए धरती का एक पूरा चक्कर लगा पाया। और यही सब कुछ आपने जाना हमारे शो अराउंड द वर्ल्ड की मदद से। कैसे मसालों के लिए इंडिया तक पहुंचने की जरूरत ने पूरी धरती का गोल चक्कर लगवा दिया। कैसे एशिया और अफ्रीका के देश गरीब होते चले गए और यूरोप अमीर होता चला गया। कैसे इंडिया, चाइना और अफ्रीका में कोलोनाइजेशन की शुरुआत हुई। और फिर इन सारे इवेंट के अलावा आने वाले समय में दो महान साइंटिस्ट्स कोपरनिकस और गैलीलियो ने भी प्रूव करके दिखाया